यस, हाँ। सो हम जैसा कि पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, राइट? और उसमें यस हमने सर। अभी तक पढ़ लिया है कि अर्लियर साइंटिस्ट ने कैसे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया। हमने उसमें डॉबर्नियर ट्राइड्स पढ़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, लॉथरमियर कर्व पढ़ा, फिर देन मैनलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ा, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इवॉल्व हुआ है। देन हमने फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी एलिमेंट्स की, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा। उसमें हमने यस बेसिकली सर। 3 टाइप्स ऑफ रेडियस पढ़े। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस में फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट, एंड मैग्नेटिक सेकंड एंड इज वैन डेर वैन वाल्स। डेर, थर्ड इज मेटालिक रेडियस। सो हमने इसके बारे में जाना, इंडिविजुअली क्या होता है, इसके कुछ फॉर्मूलाज देखे, एंड उसका बेसिकली ऑर्डर देखा कि इन तीनों में बेसिकली क्या ऑर्डर होता है। उसके बाद यस सर। हमने वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा कि एटॉमिक रेडियाई क्या वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है। देन हमने उसके बाद पढ़ा कि वो ग्रुप में कैसे वेरी करता है, पीरियड में कैसे वेरी करता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कैसे साइज वेरी करती है। उसके बाद हमने यस पढ़ा सर। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट। फिर हमने उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, यस सर। एंड उसके ऑर्डर की बात की थी, कौन सा यूजुअली ग्रेटर होता है। फिर हमने उसका वेरिएशन अलोंग पीरियड पढ़ा, अलोंग ग्रुप पढ़ा, यस एंड सर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था शायद क्या यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, फिर आज हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? मतलब सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वही उसी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द सेम थिंग। तो सर एक चीज मुझे पूछनी थी कि ये दोनों जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में बहुत यूज होती है, तो मतलब वो क्यों आयनिक बॉन्ड में बेसिकली। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं न्यूट्रल गैसियस आइटम में, उसको एक या तो नेगेटिव आयन में चेंज करने के लिए, या फिर एक ऑलरेडी पॉजिटिव आयन है उसको न्यूट्रल चेंज करने में। तो ये प्रोसेस हम केमिकल बॉन्डिंग में काफी ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम इसका जिक्र, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू आती है ना, उससे हम बहुत सारी अदर चीज भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसका इसलिए हम बहुत जगह यूज करते हैं। वो भी मैं बताता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द सेम थिंग। यस सर। ओके सर। ये लिख लेना। सो यस सर लिख लिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पहले डेफिनेशन लिख लेना कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन gain enthalpy. So when an electron is added to a neutral gaseous atom, when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, so the enthalpy change when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change during the process, the the enthalpy change accompanying the process, accompanying the process
is defined as electron gain enthalpy. इसको हम नॉर्मली ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच ई जी। तो सर एंथैल्पी क्या होता है, मतलब हीट चेंज? हाँ, एंथैल्पी मींस हीट चेंज, किसी प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी, चेंज इन हीट बेसिकली। सो इट मतलब ये क्या बेसिकली ये प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हम क्या पता कर रहे हैं कि कितने ईज के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। मतलब जैसे कि अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो बहुत ही ईज के साथ इलेक्ट्रॉन ईज हो रहा है, बहुत ही कम नहीं, बहुत कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो बहुत जल्दी ईज से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ऐड करने के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बता रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज like with which an atom adds an electron to form an anion, right? तो ये लिख लेना कि सर क्या था, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ease, measure of the ease with which an atom adds an electron to form an anion. with which an atom adds an electron to form an ion. तो X अगर एक एटम है, गैसियस एटम, जैसे हमने डेफिनेशन में वो बताया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एक एनायन बनेगा X minus। तो इसमें कितना हीट एकम्पनी हुआ उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। सो और लाइक डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट, ये जो हम प्रोसेस है जिससे हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ये या तो जो ऐड इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं या तो वो एंडोथर्मिक हो सकता है या वो एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पता है ना? हाँ सर, मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट गेम मतलब ली जाती है। एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीज होना और एंडोथर्मिक मींस हीट एब्जॉर्ब होना। तो डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, so this process of adding an electron to the atom can be either endothermic या फिर exothermic. Yes sir. So it depending on the atom. Depending on the element. Okay. और सर गैसियस स्टेट में क्यों होता है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ गैसियस स्टेट में क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि यार सॉलिड स्टेट में हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसमें इट विल बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस। हम गैसियस एटम में किसी भी वो फार मोर इजियर प्रोसेस होता है। कभी तुमने ऐसे हमने नहीं कहेंगे ना कि जो सॉलिड स्टेट में कोई एटम है तो उसको हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी अ पॉसिबल। गैसियस स्टेट में हम जो भी हम प्रॉपर्टीज भी देखते हैं तो हम उसी किसी एलिमेंट की गैसियस स्टेट में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि उसके साथ हम फिर उसकी प्रॉपर्टीज को डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कैसे बिहेव कर रहा है, और काफी सारे हम उसमें रेगुलेशन कर सकते हैं साथ में। अदरवाइज सॉलिड स्टेट में बहुत सारे हम रेगुलेशन नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और गैसेस स्टेट में हमने ये कर दिया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा और बाकी और चीजें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। बट हम जब ये गैसेस स्टेट में करेंगे तो हम बाकी चीजों को कांस्टेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ये जब प्रोसेस हो रही होंगी ना तो इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप, दूसरी चीजें जो चेंज हो रही होगी उससे इसमें इफेक्ट हो जाए, तो इसमें बाकी जो दूसरी चीज है उससे ये वेरी ना करे ये कंपोनेंट, तो इसलिए हम इसको गैसेस स्टेट में अपने रेगुलेटेड टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ गैसेस स्टेट में करते हैं। Yes sir. So depending on the element, the process of adding an electron to the atom can be either endothermic or exothermic. अब ये भी जैसे ये भी डिपेंड करता है कि किसमें ये नेगेटिव होगा और किसमें ये पॉजिटिव होगा। जैसे कि
अगर हम बात करें हेलोजन एटम की, लाइक हेलोजन एटम जो कि ग्रुप 17 एलिमेंट है, तो उसमें they have very high electron negative gain enthalpy. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एक स्टेबल आयन कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, राइट, जो कि एक Yes, नॉर्मल sir. गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस केस में इसकी जो बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, और वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। और अगर हम बात करें जैसे नोबल गैसेस की, नोबल गैस ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसका। अब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है हमको उसके नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। Yes, sir. तो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके हमें लिए ऐड यस करने के एग्जैक्टली, लिए। तो इसके जो नोबल गैसेस है उसके लिए हमें बहुत लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए होती है। ओके, मैं लिख लेता हूँ सर। लिख लेना। फॉर कैसे, लाइक फॉर एग्जाम ये लिख लिया ना कि डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एंड so तो सर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, द ग्रुप 17 एलिमेंट्स for कॉल्ड example group हेलोजेंस। 17 elements, that is halogen, have very high negative electron gain enthalpy because they can attain stable noble gas configuration by picking up an electron. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी because they can attain Stable noble gas electronic configuration. तो फिर सर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। And on the other hand, ये लिख लिया by यस सर। picking by picking up an electron, and on the other hand noble gases have large positive electron gain enthalpy. On the other hand, noble gases have large positive electron gain enthalpy. सर रीजन क्या लिखूं मैं? Because the electron has to enter because the electron has to enter the next higher principal quantum level. Noble gases have large positive because the electron has to enter next higher principal quantum number level to enter the next higher principal quantum level, leading to a very unstable electronic configuration. yes sir Leading to a very unstable. Now we will see how the variation of electron gain enthalpy उसका वेरिएशन ग्रुप और पीरियड्स में कैसे होता है।
बस मैं सर एक चीज ये लिख लूं नीचे, क्योंकि मैं मतलब प्लस डेल्टा एच ई जी मतलब एंडोथर्मिक होता है, माइनस डेल्टा एच ई जी एक्सोथर्मिक होता है, ये लिख लूं। यस यस यस। यस सर। Now we will see the variation of electron gain enthalpy in group and period. क्या लगता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हेलोजेंस का बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, तो अगर तो हम फिर इसका मतलब सर जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आई थिंक इंक्रीज होना चाहिए। yes, electron gain enthalpy becomes more and more negative from left to right in the period. And इसका obviously same reason तो आ ही रहा है कि this is because decrease in size and increase in nuclear charge as atomic number increases in a period. ये जैसे मैंने बताया ना, हेलोजेंस ये इनर्ट गैस का तो हम लोग इसमें नहीं देखेंगे अलोंग द पीरियड, क्योंकि वो तो एकदम से ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, राइट। यस तो सर। ये हम देख रहे हैं 1 to 17 तक के लिए वो मोस्टली। एकदम से पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाएगा। यस। तो फिर से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स के लॉन्ग सेम ही चीज जो करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी मोर एंड मोर पॉजिटिव होती है जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट। एंड अलोंग द ग्रुप क्या होगा इसमें? तो अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होगी। यस, बिकम लेट्स नेगेटिव as we go down from the top to bottom, and इसका रीजन वही कि साइज इंक्रीज करेगा एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। जैसे एक चीज मुझे पूछनी थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, कि इसका मतलब हमारी ऑर्बिट में जितने जितनी छोटी ऑर्बिट होगी और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा ना सर। बट ये सारे चीजें भी डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन्स है अंदर। जैसे कि हम जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा की बात करें तो वो अंदर हम उसको उनका इंटर रिपल्शन काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट। बट किसी सर किसी केस यस। में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगते हैं तो उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है वो ज्यादा डोमिनेट करने हाँ लगता वो है। एनायंस के केस में से हमने नोटिस करा यस। था। कैटायंस में हमने देखा था कि कुछ और बढ़ जाता है इफेक्टिव एग्जैक्टली। न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सारे फैक्टर्स बाद में भी जब हम डी डी ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे तो ये बहुत ज्यादा हैफाजार्ड वे में होगा कि किसी केस में यहाँ पे ये उसको ओवर कॉम्पेंसेट कर दे रहा है, वहां के किसी केस में कोई अदर फैक्टर उसको डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हैफाजार्ड वे में। बट तुम्हें रिमेंबर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं एसपीडी एलिमेंट से, जहां पे एक्सेप्शन वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जो नॉर्मल ट्रेंड है उस पे मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते, एनसीईआरटी वगैरह में मतलब सीबीएसई बोर्ड्स में आ जाते हैं, बट आईटीजेई वगैरह में जो एक्सेप्शन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सर जाना ट्रेंड क्या चाहिए। होता है केमिस्ट्री में?
मतलब मैंने काफी टाइम हर्ट किया है, लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि ट्रेंड होता क्या है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में वो यार बेसिकली आईआईटी जेई में तो कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछना चाहते हैं कि जो चीजें रेगुलर चीजों से अलग है, डिफरेंट है, वो चीजें पूछना चाहते हैं। और तुमने कितनी, जैसे और जो न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाएंगे उसमें तुम्हारी कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। कुछ चीजें होती हैं जैसे तुम बाद में पढ़ोगे, ये कंबशन वगैरह, एंथैल्पी वगैरह, वहां पे कुछ चीजें डिफरेंट होती है, नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा अलग होती हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट को पूछेंगे। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछता है आईआईटी जेई तो, मतलब जितना तुम सोच भी नहीं रहोगे ना, वो उतना वहां तक सोचने पे मजबूर कर देगा तुमको। और इस सारी चीजों में जो बेसिकली यहाँ पे जो याद करने वाली चीजें हैं, उसमें एक चीजों से दूसरी एनोमली क्यों आ रही है, वो ये तुम्हें सोचने पे मजबूर करना चाह रहा है। नॉर्मल ट्रेंड तो सबको पता है, बट एक चीज दूसरे से डिफरेंट क्यों हो रही है, उसका क्या मेन रीजन है, ये सारी चीजें पूछना चाह रहे हैं। ये जो हम इसमें पढ़ रहे हैं पीरियड्स, ये केमिकल बॉन्डिंग में जो हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो हम पढ़ेंगे, इन सब चीजों में ये सारी चीजें पूछेगा। बल्कि और ज्यादा थोड़ा सा इनऑर्गेनिक और कॉन्सेप्चुअल। ऑर्गेनिक पे ही फोकस करता है एडवांस। क्या? मतलब तो मैंने नोटिस करा है कि ज्यादातर ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर ही हाँ करता है। जो एग्जैक्टली, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और होती है ऑर्गेनिक में। उसमें भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक घुसा देते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के प्योर क्वेश्चन होंगे अगर मैंने एग्जैक्टली, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक होता है, बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होंगी। वो जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा, देखना काफी चीजें हैं उसमें भी, और अच्छी यस अच्छी सर, चीजें। हाँ ये सही, ये सब लिख लिया है। क्या लिख लिया? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लिख लिया, और उसमें वेरिएशन लिख लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सर जैसे कैटायन एनोयन में आयोनाइजेशन एनर्जी का केस था, वैसा ही इसमें हो जाएगा ना कि कैटायंस के केस में इंक्रीज कर जाएगी मतलब नेगेटिविटी, और एनायंस के केस में डिक्रीज नेगेटिविटी कर यस, जाएगी। बट ये देखना कि हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉर्मली हम ये न्यूट्रल गैसियस एटम में वो करते हैं, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं इसीलिए। अच्छा हाँ ओके, ये भी बात है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हमने पहले भी डिस्कस किया है इसकी डेफिनेशन, कि इट इज द लाइक बेसिकली टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो कोई दो एटम ने अगर बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनाया है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो उस बॉन्ड में एक एटम अपने अपने पोलराइजेशन की वजह से उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अपनी ज्यादा तरफ खींच खींचेगा, सकता है। जिससे कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, पोलर एग्जैक्टली, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। एग्जैक्टली। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि फैजान रूल से हर कोवेलेंट बॉन्ड में वो आयनिक कैरेक्टर होता है, और हर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो ये तो अभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज द बेसिकली टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। टेंडेंसी ऑफ एन एटम Tendency of an atom to attract the shared pair of electrons the shared pair of electrons toward itself. अब मैं सर कोवेलेंट बॉन्ड को स्पेसिफाई कर दूं। हाँ हाँ, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड itself is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम देखेंगे इसको बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं। और सर इसके साथ क्या आप मुझे पोलैरिटी की भी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकते हैं? मतलब मैं वो नीचे लिख लेता हूँ कि मैं जब पोलर पोलर शब्द सुनता हूँ तो मतलब अगर मैं, मुझे पोलर पता है आइडिया क्या। जब भी तुम सुनो ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वो कर लो, कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींच रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिसके पास से जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहां पे भी ये प्लस माइनस आ गया ना, वो पोलर हो गया। ओके, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट पता है लेकिन डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। किसकी डेफिनेशन? पोलैरिटी की? पोलैरिटी की है सर। पोलैरिटी की एज सच डेफिनेशन क्या ही लिखोगे कि सेपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, polarity is the separation of an electric charge having an electric dipole moment with a negatively charged end and a positively charged end.
and its Separation of an electric charge. polarity is the separation of electric charge Yes, sir. leading to a molecule Leading to a molecule. 2 मिनट हाँ leading अच्छा, to तो molecule डाइपोल मोमेंट मुझे पता नहीं है क्या होता है, तो फिर वो इंक्लूड मत करिए, फिर मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा. ओके 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 सो ये लिख लेना कि पोलर मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन वन और मोर पोलर बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम. मतलब मैंने ये लिखा है सेपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज लीडिंग टू अ leading to a मॉलिक्यूल molecule having an electric dipole moment with a negatively charged end and a positively charged end with a negatively and positively charged end. negativity and positively charged end. So and polar molecule must contain one or more polar bond due to the difference in electronegativity between atom. जैसे हमने O2 H2O की बात की थी ना, जैसे H2O क्या होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर. सर O ज्यादा पोलर होता है तो फिर वो हाइड्रोजन Yes. खींचता है. सो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो इसकी जैसे इसका जो हम ऐसे मान ले जैसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.1. यस सर. तो ऑब्वियसली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, राइट. तो जो इन दोनों में डिफरेंस है 1.4 वो इसकी तरफ वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों ने बॉन्ड किया है वो उसकी तरफ ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो हम ऐसे शो करते हैं. ओके सर. ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आ रहे हैं. जो देख रहा होगा ये जो पोलैरिटी आ रही है वो हम बेसिकली ऐसे ही देख रहे हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो अभी एक पॉलिंग थे उनकी जो डेफिनेशन है बेसिकली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता देता हूं मैं. कि उन्होंने पहले क्या किया था, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग लिख लेना. सर मैं ऑक्सीजन का मतलब H2 का केस रख रहा हूँ. क्या मतलब H2 का जो आपने लिखा था वो लिख लूँ मैं. हाँ हाँ लिख लो. और एक चीज और सर, जब हम मतलब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जैसे H2O में, तो फिर मैंने देखा है कि
जहाँ पे क्या कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, मतलब दूसरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स थोड़े अपनी शेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिर सर मतलब ऑक्सीजन के ऊपर फिर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस हाइड्रोजन के पास लिख देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है सर? हाँ हाँ, जैसे मैंने बोला ना, जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए मतलब, तो क्या चार्ज आएगा? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव। थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब ज्यादा है, तो वही ना, वो चार्ज जो ऊपर नेगेटिव हुआ उसके ऊपर एक थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा। डेल्टा मतलब बहुत थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको खींच रहा है। तो किसी पे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं तो हम कौन सा साइन लगाते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। तो वही वो ये शो कर रहा है कि वो जो बॉन्ड है उसमें उसके उसमें ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जो जो हाइड्रोजन के पास है वो कम है। तो जब ज्यादा है अपने नॉर्मल उससे, तो किसी चीज को नॉर्मल से ज्यादा करने के लिए हम ये दिखाने के लिए शो कर रहे हैं कि वो नेगेटिव है, ज्यादा खींच रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है। तो सर मैं क्या लिखूँ अकॉर्डिंग टू पॉलिंग? हाँ वेट, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, वेट वेट मैं बताता हूँ इसको, क्या था, ये था ना, हाँ। हाँ, तो पॉलिंग ने बेसिकली एक मेथड बताया था जिससे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो उसने पहले क्या किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इसकी उसने बोल दिया, डिफाइन कर दिया कि 4 होती है, और इसके बेसिस पे उसने बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला दैट आई एम राइटिंग। और ये भी उसने एक जनरल फॉर्मूला बनाया। बेसिकली क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं आते, बट फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद कर लेना, वैल्यू दे देगा फिर पूछेगा, ऐसा। तो इस सर तरह की बहुत कप्पा सारी। ए माइनस कप्पा बी मतलब क्या कहते हैं, जो वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? हाँ। ओके। जैसे सर ऑक्सीजन के केस मतलब H2O के केस में 1.4 आया था, तो वही होगा कप्पा ए माइनस कप्पा बी। यस यस। एंड ये वैसे, जैसे कि तुम अगर किसी भी जनरल बुक्स में देखोगे, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, मतलब हर साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। ये पॉलिंग का ज्यादा मतलब जनरल वो माना जाता है कि ठीक है इस तरह की, मतलब ऑब्वियसली अगर तुम रियल ट्रेंड में देखे जाओगे तो कोई भी उसके एक्यूरेट नहीं होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो हमने बेसिकली, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते एक्चुअली कि कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट हम उसको एक नंबर देने के लिए और इजिली किसी को समझाने के लिए हमने एक ऐसा पैरामीटर डिसाइड कर दिया, उसकी एक वैल्यू डिसाइड कर दी अपने आप से। तो वो बस एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि एक दिखाने के लिए, इट इज नॉट कि एक्चुअल में ऐसा है। बट ऑब्वियसली कि किसी और चीज को ये डिटरमाइन करने, इसके थ्रू हमने जैसे और ज्यादा बाकी एलिमेंट्स की कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हम वो नंबर से ये बताना चाहेंगे कि कौन किससे कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक नंबर देने के लिए हमें ज्यादा, नहीं तो ऐसे तो बहुत हैफेजार्ड हो जाता ना, इसीलिए हमने। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फॉर्मूला दिया है, तो तुम देखोगे बुक्स में काफी दिया हुआ है। जैसे एक और फॉर्मूला है मुलिकन ने दिया है, कि उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मुलिकन के थ्रू, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हाफ है। ओके सर, तो मतलब वो सब याद करने होते हैं, फिर एक ही जरूरत है बस? बेसिकली याद तो मत करना, याद करने की उतनी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक याद कर लेना कि पॉलिंग ने ऐसा दिया था, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, फिर धीरे धीरे तो अपने आप पता लगाता है, और क्वेश्चंस आएंगे भी तो बेसिकली फॉर्मूला दे देते हैं मोस्टली। तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीजें होती है, और ऐसा ऐसा साइंटिस्टों ने बोला था।
और सर ये ई ए बी, ई ए ए और ई बी बी क्या है? हम्म, फिर ये जो आपने लिखा है ब्रैकेट में ई ए बी माइनस ई ए ए इंटू ई बी बी की पावर 1/2, ये सब क्या है सर? ये वो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी जो ए बी के बॉन्ड में होगी, ये ए के बॉन्ड में, बी बी के बॉन्ड में। ए के बॉन्ड में क्या बॉन्ड एनर्जी होगी सर, मैं समझा नहीं। जैसे कि एटम एटम के बीच में ऐसे कोई बॉन्ड है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्लोरीन का भी तो एक बॉन्ड एनर्जी होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा, जो जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बना रहा होगा। अच्छा ओके वैसे। अच्छा तो मतलब मान लीजिए H2 का केस है तो फिर ई ए बी मतलब H O और H के बीच में क्या एनर्जी है, ई ए यस मतलब ऑक्सीजन के बीच में क्या एनर्जी आती है, ई बी बी मतलब बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन के बीच में, यस यस। ऐसे। ओके। और भी चीजें हैं, जैसे इसने ये भी लिख लेना कि फ्लोरीन का 4 ऑलमोस्ट, या तो पता नहीं शायद 4 ही दिया था, या 3.98 ऐसा समथिंग कुछ है, 3.8 या 3.98 या ऐसा समथिंग है, जो कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ भी डिफाइन नहीं है, 98 समथिंग कुछ लिया हुआ है, गूगल कर लेना एक बार। एंड और क्या था? Hmm, कुछ wait. जैसे कि अगर हमें किसी भी ए और बी बॉन्ड का हम्म, इसी मतलब मुलिकन ने ही बताया था, ये लिख लेना अकॉर्डिंग टू मुलिकन। वो जो थ्री फॉर्मूला पॉइंट मैंने नाइन बताया एट था है ना। फ्लोरीन की। क्या? 3.98 है फ्लोरीन की। अच्छा, हाँ, लिख लेना उसे, कॉमा 4 जो हम यूजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर आवर ईज ऑफ कैलकुलेशन, और ये लिख लेना अकॉर्डिंग टू मुलिकन। एक तो वो वाली चीज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द हाफ ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर उसने ऐसा भी बताया था कि हम अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करें, तो मैं पहले ये ई ए बी लिख लो, उसके बाद मोलिकन का फॉर्मूला लिख लो। यस सर, अकॉर्डिंग टू मोलिकन। एक तो वो वाली डेफिनेशन लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is half of ionization potential and electron affinity। सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है मतलब? एनर्जी टू रिक्वायर रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी को पोटेंशियल भी कहते हैं, ओके। यस। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे जे इन दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया है। एंड इसी तरह उसने बताया था कि अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी बॉन्ड में पता करना है, ओके ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई।
तो वो होता है 16 कप्पा ए माइनस कप्पा बी का होल, नहीं कप्पा ए माइनस कप्पा बी यस सर प्लस 3.5 ओके। next be the electronegativity of A and B. तो सर ये सारे फॉर्मूला से मतलब रटने की जरूरत नहीं है ना? नहीं उतना रटने की जरूरत नहीं। अपने आप ऐसे हाँ दिमाग में, और कहीं भी ऐसा डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आईटीजी में भी नहीं पूछा गया। अगर पूछेगा भी तो वो ऐसा दे देगा, फिर इसके बेसिस पे कुछ और अदर चीजें कैलकुलेट करवाने के लिए बोलेगा। एंड फिर ये तो इसका वेरिएशन अगर हम अलोंग दी पीरियड या फिर ग्रुप में बात करें तो क्या होगा? अलोंग दी पीरियड इलेक्ट्रॉन तो लॉन्ग द पीरियड ये मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। यस, एंड ग्रुप में डिक्रीज। यस। अच्छा सर, नोबल गैसेस की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? इसके थ्रू थ्रू कैलकुलेट कर सकता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी होती नहीं ऑब्वियसली। वो तो पहले बॉन्ड ही कैसे बनाएंगे किसी उसके साथ। हाँ। तो 0 मान सकते हैं, 0.01002 अगर तो कैलकुलेट करेगा तो ऐसा ही आएगा। ओके। सो एक बार क्या करना, अपने लाइक कॉपी में एक रफ डायग्राम बना लेना, एक पीरियोडिक टेबल पहले बनाना ऐसा करके, यस सर। एंड उसमें ये सारी चीजें लिख लेना कि जो जो पहले एटॉमिक रेडियस कैसे क्या उसका वो होता है, यहाँ से आने में यहाँ बढ़ता है और यहाँ से नीचे आने में ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट बना लेना और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बना लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बना लेना, मतलब एक वरना सर टेबल। मैं सर मैंने पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी बना लिया, मैं एक टेबल बना लूंगा और उसमें मैं लिख लूंगा, कहते हैं कि हाँ मतलब ऊपर टॉप पे हेडिंग डाल दूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक रेडियस, हाँ मतलब एग्जैक्टली, एटॉमिक वैसे एक रेडियस सब टेबल कुछ। में ही सारा एक ब्रॉड ओवरव्यू टेबल टाइप बन जाएगा, तो कभी भी देखेगा तुरंत याद आ जाएगा सारी चीजें। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, तो फिर इसका मतलब वही रीजन लिख सकता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और वो डिक्रीज करता है। हाँ बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रीजन क्या दे सकता है कि ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए जैसे साइज वगैरह कि क्या होता है इसमें। बेसिकली बस लिख देना कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा लिख देना। ये साइज और उसका रीजन देना वैसे है वही रीजन है इनडायरेक्टली, बट ऐसा रीजन लिखना हो तो ये बोलना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस इसीलिए। क्योंकि टेक्निकली आई ई प्लस क्या कहते हैं ई ई ए वो उसी पे डिपेंड करती है, तो फिर हाँ वो तो एग्जैक्टली।
तो फिर सर सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी अगर एग्जांपल लूं मैं तो। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे कि बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होता है? ये देखते हैं। मतलब सर ऑक्सीडेशन स्टेट समझ तो मुझे पता, तो मतलब मैंने सुन रखा है कहते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली बता रही है क्या होता है वो। मुझे बस ये पता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी चीज का फिक्स नहीं होता है, और बहुत एक्सेप्शन उसमें आ जाते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता, मुझे बस ये पता है। ओके, तो अभी तो वही देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लेना। ओके सर। बेसिकली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या फिर वैलेंसी वो, और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी चेंज होती रहती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होते रहते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और फर्स्ट हेडिंग डालना पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि जो लास्ट ऑर्बिट होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मिसिंग, तो मतलब मिसिंग या फिर जरूर। हाँ डेफिनेशन लिख लेना एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या था, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल of an atom are called valence electrons. are called valence electrons। और ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या लिखूं सर? and इसी में लिखते रहे and the number of the electrons and number of these electrons, number and of number of these these electrons electrons determines the valence or valency of the atom। वैलेंस और वैलेंसी को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। determines the valence or valency of an atom। of an atom। ओके। और इससे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या? और इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। हाँ वैलेंस और वैलेंसी को। एंड और भी लिख लेना, क्या लिखना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एक सेकेंड सर। हाँ मतलब इसी रीजन की वजह से हम जो आउटर मोस्ट शेल है उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो पता ही होगा तेरे को। और जो ऑर्बिटल होती है आउटर मोस्ट उसे हम वैलेंस ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऐसा होता है। मतलब लिख देना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन द आउटर मोस्ट शेल इज आल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम and the orbitals present in the valence shell are called valence orbitals sometimes। और सर जो इनर सब कुछ होता है उसे कर्नल बोलते हैं ना? क्या क्या? सर जो मतलब वैलेंस शेल के अलावा न्यूक्लियस और इनर इनर ऑर्बिट्स होती है, इनर शेल होते हैं, उन्हें कर्नल बोलते हैं ना? हाँ सो अगर हम इसमें जैसे ग्रुप 1 की बात करें, तो ग्रुप 1 का में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
1 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, 13 में 13 में 3 हो जाएंगे, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5 हो जाएंगे, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर 6, then fluorine chlorine 7 and so these are the neon वैलेंस 8. इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिख लेना वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ। एंड उसके बाद वैलेंसी अगर पूछें तो नहीं, वैलेंस अगर सिर्फ वैलेंस पूछें, वैलेंस या फिर वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वैलेंसी होगा 1, फर्स्ट का 1 प्लस वी लिख सकते हैं बस, हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक का तो सेम ही रहेगा, फिर उसका 3 हो जाएगा 3 2 1 0। इसका वैलेंसी या तो 3 हो सकता है या तो 5 भी हो सकता है, इसका 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, उसके एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि ऑर्बिट खाली पड़ी होती है तो सल्फर 6 बॉन्ड भी बना जैसे लेता है। तूने ऑक्सीजन जैसे H2O देखा तो 2 है यहाँ पे तो 2, लेकिन तू बाद में देखा कि SF6 नाम का भी एक कंपाउंड होता है। या फिर से H2SO4 जो होता है उसके अंदर, मतलब अगर हम नॉर्मल बनाए, अगर हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करें तो फिर फॉर्मल चार्ज आ जाता है, लेकिन हमें तो मिनिमम चार्ज फॉर्मल चार्ज चाहिए, तो फिर H2SO4 में भी सल्फर 6 बॉन्ड बना लेता है। एग्जैक्टली और 4 मतलब 6 ऑक्सीजन के साथ बेसिकली बॉन्ड बनाता है वो। और 8 का 0 और 8 होगा। जैसे तूने जेनॉन के कंपाउंड सुनेगा अभी तो केमिकल बॉन्डिंग में हाँ HCFA8 सर। होता है। और भी बहुत सारे, तो इसकी ये वैलेंसी ऑब्वियसली डिफर कर रही है। और अच्छा अगर सर, अब मतलब मतलब बेसिकली डी ब्लॉक के अंदर आयन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, कभी कभी वो 2 प्लस होती है, क्या कभी क्या कभी क्या 3 प्लस। फिर से बोल। सर मतलब डी ऑर्बिटल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे पास टिन हो गया, आयन हो गया, कॉपर हो गया, जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, आयन की हाँ, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें डी और एफ ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। उसमें ओके। सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें जो वेरिएबल ये डी और एफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उनकी कॉमन जो वैलेंसीज होती हैं वो 2 और 3 होती हैं। सो वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ये पहले तो ये लिख लेना कि इन जनरल ये जो हम एस और पी की बात कर रहे हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। तो इनके केस में जो वैलेंस है या वैलेंसी है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या तो इक्वल होती है, इट इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हम जैसे देख हाँ रहे सर। हैं। और बट जो ट्रांजिशन या फिर डी एलिमेंट की बात कर रहे हैं या फिर इनर ट्रांजिशन एफ एलिमेंट की बात करें तो वो वेरिएबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉट ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट डी और एफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। इसलिए उनकी कॉमन जो वैलेंसी होती है वो 2 और 3 होती है। ओके। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी सर, मैं क्या कह रहा था कि सर हमने 1 2 के बाद सीधे 13 पे क्यों चलेगा, मतलब हमने बीच के क्यों वो कर ये दिए, तो मतलब यहाँ वो। पे ये डी अच्छा ओके। ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे ना। अच्छा ओके। और फिर हम उनमें लिख देते हैं, क्या कहते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल वैलेंसी शो होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ डी एंड ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल। तो सब डिटेल में हम बाद में करेंगे ना, अभी मैं बस यस यही यस लिख लूँ। यस। ओके। तो वो लिख लेना कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो कि जिनको हम कहते हैं कि एस एंड पी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मोस्टली जो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें जो वैलेंस या फिर वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। Whereas in contrast to this,
ट्रांजिशन या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है या एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, उससे कहते हैं ट्रांजिशन या फिर इनर ट्रांजिशन। उसमें it exhibit basically variable valence due to the involvement of not only the valence electron but d and f electrons as well. So for D and F block elements, it shows variable valency. Exhibit variable valency due to the involvement of not only the valence electron but d or f electron as well. And इसका लिख सकता है कि however their most common valence are 2 and 3. Okay. And वो तो पता ही है ना कि वो lengthenoid actinoid क्या होता है, lengthenoid कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ? हाँ सर, lengthenoids होते हैं, कहते हैं आई थिंक 55 से कुछ होते हैं, 58 से 71 तक lengthenoid होते हैं, actinoids होते हैं 90 से 103 तक। ओके ये सब एक सामने बोला था ना, पीरियोडिक टेबल रख लेना, उससे देखते रहना, ये सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब अभी तो आएंगी तुम्हारी क्लास में कि कौन, और थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए कि Z58 किसका है, C का 71 शायद किसका है, Lu का है, एक्टिनोइड्स में थोरियम टाइप का 90 है, Lr का 103 है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैंने बताया था, n-2 f की वैल्यू 1 से 14, n-1 d की वैल्यू 0 से 1 और ns2, ऐसा सब कुछ याद रखना है सामने। ओके सर। इसका तो सर वेरिएबल लिखिए में रिप्रेजेंटेटिव शेल्स के लिए क्या होता है, v और 8 - ओके। एंड इसका वेरिएशन अगर हम बात करें, अगर वेरिएशन अलोंग द पीरियड बात करें तो जैसा कि हम इससे पहले देख भी रहे थे ये कि क्या हो रहा है बताओ, वैलेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब, अच्छा वैलेंसी मतलब काइंड ऑफ इंक्रीज कर रही है, लेकिन जब हम क्या कहते हैं 14 to 15 जाते हैं तो एट द सेम टाइम वो इंक्रीज भी कर रही है, डिक्रीज भी कर रही है। यस, सो लिख लेना, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 1 to 8 इंक्रीज कर रहे हैं, बट अगर हमको एक जनरल ट्रेंड देना है, अगर हम बात करें सिर्फ जैसे हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी पहले तो 4 तक इंक्रीज की फिर डिक्रीज की, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बात करेंगे तो ये वाली वैलेंसी यूज करेगा ना, 3, 2, 1 वाली। तो उस केस में हम वैसे तो लिख सकते हैं कि लाइक ऐसा अगर तुझे लिखना है तो कि as you move across a period from left to right the number of valence electron increases from 1 to 8 but the valence of element with respect to hydrogen or oxygen it first increases from 1 to 4 then decreases to 0। अगर हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से उसकी रिएक्टिविटी को, मतलब पीरियड 1 और 2 के लिए। यस So variation along groups and periods एंड वेरिएशन विद इन अ ग्रुप तो समझ में ही आ गया होगा, क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, नो चेंज।
So when we move along the ground, the number of the valence electron remains the same. Therefore, all the elements in a group exhibit the same valency or oxidation or valence. जैसे अगर मैं पूछूं नोबल गैसेस को इसलिए जीरो वैलेंट कहा जाता है क्योंकि उसका वैलेंस जीरो है और वो केमिकली इनर्ट है. अल्काली मेटल्स का क्या हो गया वैलेंस 1. अल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना हो गया वैलेंस 2. यस सर. सो पूरे ही उसके बाद तो कॉमन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं, वो जो डी ब्लॉक होता है पूरा. ये फिर उसके बाद पूरे ग्रुप का फिर सर हेलोजेंस, मतलब 16th ग्रुप को क्या कहते हैं, मैं भूल गया था. हेलोजेंस और वो तो होता है नोबल गैसेस. चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस. और सर चाल्कोजेन से पहले भी जो 15th ग्रुप होता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको भी कुछ कहते हैं यार, मुझे उतना याद नहीं है. उनको कहते हैं, बताऊंगा मैं वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में. ओके. चाल्कोजेंस और ये तो याद ही रखना. 15 ग्रुप को कुछ तो कहते थे. आई थिंक नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, इसमें तो ये लिखा है. नहीं, हाँ मतलब ऐसे तो सबको ऐसे ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट ऐसे कहा जाता है, बट उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बेसिकली कुछ कहा जाता है. वो मैं बताऊंगा, शायद होता भी है कि नहीं ये भी उतना याद नहीं है मुझे. होता है तो मैं बता दूंगा केमिकल बॉन्डिंग में. चिल मार. तो इसका तो वेरिएशन देख लिया ना. अब यस सर. नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम और चीजें हैं कुछ. रिएक्टिविटी थोड़ी देख लेंगे कि वो क्या होता है. फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो सारी चीजें देखते हैं नेक्स्ट उसमें. एक और चीज पूछनी थी सर, मतलब रिएक्टिविटी में मैंने एक 10th पे टेबल पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज, वो क्या इंपॉर्टेंट होती है, कोई रेलेवेंट होती है वो, या फिर नहीं जरूरत है उसकी कोई? ये रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली इसी पे डिपेंड करती है, वैलेंस. और वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप तेरे को समझ में आ जाएगा. क्योंकि पोटेशियम जैसे कैल्शियम ये मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऐसे बोला गया. कौन होगा जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? ओके, तो जिसका तो फिर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तो उस फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा. सारी चीजें बताता हूँ नेक्स्ट टर्म्स पे कि कैसे रिएक्टिविटी मेटल्स की होती है, क्या डिपेंड और किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें. और रिएक्टिविटी इस केस में क्या होती है, हेलोजेंस वाले केस में जैसे क्या होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. इस केस में क्या होती है रिएक्टिविटी, सारी चीजें बताएंगे नेक्स्ट. यस सर. यस सर, फिनिश. ओके देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. ओके. बाय. ओके, थैंक यू सर. बाय सर.